हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आप लोगों का वेलकम है 12 न्यूज़पेपर फ्रेजेस द हिंदू वोकैबुलरी सीरीज में। यहाँ पे इंग्लिश न्यूज़पेपर के जो डिफिकल्ट फ्रेजेस और वर्ड्स होते हैं वो डिस्कस किया जाता है। चलिए हमारा आज का पहला फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, सोशल कॉन्स्ट्रेंट। सोशल कॉन्स्ट्रेंट, सोशल मतलब सामाजिक और कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है किसी तरह का प्रतिबंध, किसी तरह की बाधा। ठीक है, तो सोशल कॉन्स्टेंट का अर्थ है सामाजिक बाधा या सामाजिक प्रतिबंध, मतलब समाज द्वारा लगाया गया कोई दिया गया कोई तय किया गया कोई सीमा या दिया गया कोई दबाव। तो सोशल कॉन्स्टेंट को इंग्लिश में अगर समझे तो अ लिमिट और रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय सोसाइटी ऑन अ पर्सन्स एक्शन और ऑन अ पर्सन्स चॉइसेस। समझ आया? इसका मतलब होता है कि जब सोसाइटी द्वारा बनाए गए ऐसे नियम, ऐसी ट्रेडिशन, ऐसी परंपराएं, ऐसे रूल रेगुलेशन, मान्यताएं या कभी कभी ऐसा दबाव जो किसी व्यक्ति के बिहेवियर, किसी व्यक्ति के डिसीजन और उसकी फ्रीडम को एक लिमिट कर दे, ठीक है, एक लिमिटेशन में तय कर दे, तो उसे हम बोलते हैं कि ये सोशल कॉन्स्ट्रेंट है। फाइन एग्जाम्पल देखते हैं। सोशल कॉन्स्ट्रेंट स्टिल एग्जिस्ट इन द विलेज। सोशल कॉन्स्टेंट स्टिल एग्जिस्ट इन द विलेज। गांव में अभी भी जो है सामाजिक बाधाएं, सामाजिक प्रतिबंध मौजूद है। फाइन, इससे मिलते जुलते शब्द हो जाते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो सोशल रिस्ट्रिक्शन भी आप बोल सकते हो, सोशल कॉन्स्टेंट तो है ही, सोसाइटल लिमिटेशन बोल सकते हो। एक होता है ना सोशल प्रेशर, ऐसे कहते हैं ना कि मेरे ऊपर सोशल प्रेशर है, ठीक है, समाज के द्वारा बनाया गया या दिया गया दबाव। हमारा अगला शब्द है, अगला वर्ड है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट एडजेक्टिव वर्ड है, मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है प्रमुख, प्रभावशाली, या इस कॉन्टेक्स्ट में भी होता है हावी। हावी मतलब क्या होता है? प्रभुत्वशाली। मतलब कि इंग्लिश में देखिए, हैविंग द मोस्ट पावर, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। जैसे आपने कहते हैं ना कि ये बहुत डोमिनेंट नेचर का है। मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति, उस ग्रुप, उस ओपिनियन, उस चीज को, किसी भी चीज को डोमिनेंट कहते हैं जो दूसरों पर अधिकार, दूसरों पर इन्फ्लुएंस, दूसरों पर कंट्रोल और दूसरों पर पावर रखती हो। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं कि ये डोमिनेंट है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना डोमिनेंस नेचर, व्यक्ति में भी होता है ना दूसरों पे कंट्रोल रखना। तो हैविंग द मोस्ट पावर, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल को हम डोमिनेंट बोलेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव है। अच्छा, यही डोमिनेंस होता तो वो नाउन हो जाता और उसका अर्थ क्या होता है? वर्चस्व। कहते हैं ना वर्चस्व है हमारा, प्रभुत्व, वर्चस्व, मतलब कि मैं सब पे कंट्रोल रखता हूँ, तो उसको हम डोमिनेंस बोल सकते हैं। या डोमिनेट का मतलब क्या होता है? हावी होना, वो वर्ब हो जाएगा, DOMINATE। तो एक ही वर्ड है, एक ही मतलब अर्थ वही होता है, बस आपको यूज करने के लिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो डिफरेंट होता है। तो थोड़ा बहुत का डिफरेंस, इस तरह से आप एक वर्ड से 3-4 वर्ड समझ सकते हैं, सीख सकते हैं किस तरह से यूज। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना और उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप अच्छे से सेंटेंस फ्रेम कर पाइएगा। चलिए हमारा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही रिमेन्ड डोमिनेंट इन द डिस्कशन। ही रिमेन्ड डोमिनेंट इन द डिस्कशन मतलब क्या हुआ? वह जो डिस्कशन में डोमिनेंट था, मतलब हावी रहा। फाइन, हमारा अगला फ्रेज है स्पाउजल वायलेंस। स्पाउजल वायलेंस, ये सारे हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं और कभी कभी द हिंदू टाइम्स, ये सब हिंदू टाइम्स बोल रही हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह भी न्यूज़पेपर से मैं फ्रेजेस लेती हूँ। तो स्पाउजल वायलेंस का अर्थ होता है पति पत्नी के बीच की हिंसा। पति पत्नी के बीच की वायलेंस को हम कहते हैं स्पाउजल वायलेंस। स्पाउजल मतलब क्या हुआ? पति पत्नी से संबंधित होता है जो भी चीज हो। स्पाउजल मतलब कि जो चीज पति पत्नी से संबंधित हो उसे हम स्पाउजल बोलेंगे। वायलेंस मतलब आप समझते हैं हिंसा होता है। तो ये फ्रेज है पति पत्नी के बीच का हिंसा। तो स्पाउजल वायलेंस को इंग्लिश में बोले तो वायलेंस और अब्यूज ऑकरिंग बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब पति और पत्नी के बीच होने वाली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या सेक्सुअल हिंसा से होता है। ये किसी भी प्रकार की हिंसा होती है और ये किसी भी प्रकार की हो सकती है। फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, सेक्सुअल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, इकोनॉमिकल हो सकती है। फाइन, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? स्पाउजल वायलेंस। एग्जाम्पल देखते हैं।
स्पाउसल वायलेंस इज अ सीरियस सोशल प्रॉब्लम। मतलब क्या हुआ कि जो ये वैवाहिक हिंसा जो है, स्पाउसल पति पत्नी के बीच की जो हिंसा है, एक गंभीर सामाजिक समस्या है। ठीक है, इससे मिलते जुलते शब्द क्या हो सकते हैं, जैसे मैरिटल वायलेंस बोल सकते हो, डोमेस्टिक अब्यूज। डोमेस्टिक अब्यूज भी होता है मतलब, लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पर स्पाउसल है कि ये डिफाइन कर रहा है कि सिर्फ पति पत्नी के बीच का वायलेंस। डोमेस्टिक मतलब वो कोई भी कर सकता है। डोमेस्टिक में और स्पाउसल में ये डिफरेंस हुआ कि स्पाउसल हो गया पति पत्नी के बीच, डोमेस्टिक आपके फादर भी कर सकते हैं, आपकी मदर भी कर सकती है, अंकल भी कर सकते हैं, कोई भी, तो उसे आप डोमेस्टिक कह सकते हो। हमारा अगला फ्रेज है जेंडर डिस्पैरिटीज। जेंडर डिस्पैरिटीज, जेंडर मतलब क्या हुआ, लिंग आधारित असमानताएं, तो उसे आप बोलते हो जेंडर डिस्पैरिटीज। नाउन फ्रेज है ये, ठीक है। लिंग आधारित असमानताएं, नॉट समानताएं, असमानताएं, अनइक्वलिटी जिसे बोलते हो आप, स्त्री पुरुष के बीच जब असमान अंतर हो, तो डिफरेंस और इन इक्वलिटीज बिटवीन जेंडर इन अपॉर्चुनिटीज, ये अपॉर्चुनिटीज में हो सकता है ट्रीटमेंट और एनी आउटकम्स। ठीक है, तो जेंडर डिस्पैरिटीज का अर्थ होता है कि सोसाइटी लेवल पर, एजुकेशन लेवल पर, एम्प्लॉयमेंट में, सैलरी लेवल पर, हेल्थ केयर या अपॉर्चुनिटीज में जब स्त्री और पुरुष के बीच मौजूद इनइक्वलिटीज से हो, तो उसे आप बोलोगे जेंडर डिस्पैरिटीज। जब किसी एक लिंग को, मतलब फीमेल और मेल, यहाँ पे लिंग का मतलब है, तो जब किसी एक लिंग को दूसरे की तुलना में अधिक लाभ या अवसर मिले, और ये सिर्फ फीमेल, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटीज में फीमेल एक्सप्लॉइट हो सकती है, इसमें मेल भी एक्सप्लॉइट हो सकता है। ठीक है, तो जेंडर डिस्पैरिटीज का मतलब समझ में आया। जेंडर इनइक्वलिटी बोल सकते, इनइक्वालिटी बोल सकते हो, जेंडर गैप बोल सकते हो, अनइक्वल ट्रीटमेंट बोल सकते हो बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो ये सारे जेंडर डिस्पैरिटीज से मिलते जुलते सिमिलर वर्ड्स हो गए और फ्रेजेस हो गए बोल सकते हो। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जेंडर डिस्पैरिटीज इन वेज स्टिल एग्जिस्ट इन मेनी सेक्टर। कई क्षेत्रों में, कई सेक्टर में आज भी वेतन, सैलरी की लिंग आधारित असमानताएं अभी भी मौजूद है। कभी कभी ऐसा होता है, सेम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, सेम काम के लिए मेल को ज़्यादा पेमेंट मिलता है और फीमेल को कम मिलता है। तो इस तरह का जो सिचुएशन होता है वो किस में आएगा, जेंडर डिस्पैरिटीज में। फाइन, नेक्स्ट वन इज प्रेवलेंस। प्रेवलेंस एक नाउन वर्ड है और प्रेवलेंस का अर्थ होता है व्यापकता या प्रचलन। अधिक मात्रा में किसी चीज का मौजूद होना को हम प्रेवलेंस बोल सकते हैं। तो इन इंग्लिश द स्टेट ऑफ बीइंग कॉमन और वाइड स्प्रेड। देखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिए। प्रेवलेंस का अर्थ होता है कि किसी चीज का सोसाइटी में, रीजन या पॉपुलेशन में व्यापक रूप से मौजूद होना, बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होना, या किसी भी चीज को लेकर बोला जा सकता है, जैसे कि बीमारी, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम, कोई आदत या कोई कंडीशन की जो ये सब चीज की जो मौजूदगी होती है उसको दर्शाता है कौन सा वर्ड, प्रेवलेंस। ठीक है, व्यापकता है, प्रचलन में है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिवलेंस ऑफ पोवर्टी इज हाई इन द रीजन। द प्रिवलेंस ऑफ poverty is not poverty, sorry, it's a poverty is high in this region। इस क्षेत्र में गरीबी की व्यापकता अधिक है, मतलब इस क्षेत्र में गरीबी बहुत ज़्यादा है, अधिक मात्रा में है, किसी रीजन के बारे में बात किया जा रहा है। नेक्स्ट है ग्लोरियस ट्रेडिशन। ग्लोरियस ट्रेडिशन नाउन फ्रेज है और इसका अर्थ होता है गौरवशाली परंपरा। गौरवशाली परंपरा मतलब आपने सुना होगा ना, जैसे आप किसी के कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि ये हमारे गांव की या हमारी जगह की गौरवशाली परंपरा है, गौरवशाली ट्रेडिशन है। तो अ ट्रेडिशन दैट इज रिस्पेक्टेड, ऑनर्ड एंड अ सोर्स ऑफ प्राइड। ठीक है, तो ग्लोरियस ट्रेडिशन का ऐसी परंपरा, ऐसी विरासत, हेरिटेज या ऐसे रीति रिवाज जिसको कस्टम बोलते हो, तो जो सम्मान से होता है, जो सम्मानजनक है, रिस्पेक्टफुल है, प्रेरणादायक है, इंस्पायरिंग है और प्राइड मतलब गर्व का विषय हो, तो यह किसी समाज, संस्था, देश या परिवार की महान विरासत, महान हेरिटेज को दर्शाता है। तो इस चीज को आप क्या बोलते हो, ग्लोरियस ट्रेडिशन। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं,
This festival is a part of our glorious tradition. This festival is part of our glorious tradition. यह जो फेस्टिवल है, यह जो उत्सव है, वह हमारी गौरवशाली परंपरा का हिस्सा है. अगर हमें बोलना हो जैसे कि विद्यालय की गौरवशाली परंपरा आज भी जारी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे? तो स्कूल्स या द यूनिवर्सिटी की मान लो कहना हो तो यूनिवर्सिटी या स्कूल्स ग्लोरियस ट्रेडिशन कंटिन्यूज टुडे. हमें अपनी गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना चाहिए. तो कैसे बोलेंगे? वी शुड प्रिजर्व आवर ग्लोरियस ट्रेडिशन. तो इस तरीके से आप वर्ड को यूज कर सकते हो, फ्रेज को यूज कर सकते हो. हमारा अगला वर्ड है एट्रीब्यूटिंग. एट्रीब्यूटिंग एक वर्ब है, ठीक है. और इसका अर्थ देखिए, एट्रीब्यूट पहले समझते हैं. एट्रीब्यूट जो होता है एक वर्ब और नाउन दोनों तरीके से यूज होता है. V1 हो जाता है तो एट्रीब्यूट हो जाएगा. ये V4 है. तो एट्रीब्यूट का अर्थ होता है श्रेय देना या गुण, किसी की क्वालिटी. एट्रीब्यूट, यहाँ पे एट्रीब्यूटिंग की हम बात कर रहे हैं. तो एट्रीब्यूटिंग वर्ब है और जिसका अर्थ होता है क्या? अर्थ इसका है किसी कारण या व्यक्ति को श्रेय देना. किसी कारण को श्रेय देना या किसी व्यक्ति को श्रेय देना. मतलब किसी घटना, कोई इवेंट, कोई सक्सेस, कोई प्रॉब्लम या कोई भी रिजल्ट का कॉज किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी कंडीशन को मानना या उसका क्रेडिट देना होता है. तो उसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिंग. गिविंग अ कॉज, रीजन और क्रेडिट फॉर समथिंग. गिविंग क्रेडिट रिगार्डिंग एज द रिजल्ट ऑफ, या लिंक करना किसी रीजन का किसी चीज के लिए, जो मतलब एक होता है ना कि इसका श्रेय इसे दिया जा रहा है. आई होप आपको समझ में आया है. नहीं तो हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से और समझेंगे. देखिए, अगर यहाँ पे पहले एग्जाम्पल जो दिया है उसे डिस्कस करते हैं. ही वॉज एट्रीब्यूटिंग हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क. ही वॉज एट्रीब्यूटिंग हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क. मतलब उसने अपनी सफलता का श्रेय मेहनत को दिया. समझ आया? श्रेय देना मतलब क्या हुआ? जैसे लोग समस्या का कारण मौसम को मान रहे हैं, तो यहाँ पे श्रेय पॉजिटिव वे में नहीं दिया जा रहा है, कारण बनाया जा रहा है. तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम हो रही है, ये पीपल आर एट्रीब्यूटिंग द प्रॉब्लम टू द वेदर, टू द क्लाइमेट. समझ आया? तो इस तरह से हम एट्रीब्यूटिंग वर्ड का यूज करते हैं. Our next word is disenfranchisement. Disenfranchisement ये वर्ड जो है नाउन है. स्पेलिंग याद रखिएगा, मिस स्पेल्ड वाले सेक्शन में पूछा जा सकता है अगर किसी एग्जाम में पूछा जाता है तो, ठीक है, खासकर SSC वगैरह. तो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का अर्थ होता है अधिकारों से वंचित करना, अधिकारहीनता जिसे आप बोलते हो, मताधिकार छीनना. मतलब क्या हुआ? द एक्ट ऑफ टेकिंग अवे अ पर्सन्स राइट्स, स्पेशली द राइट टू वोट. मतलब डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का अर्थ किसी व्यक्ति या कोई समूह से उसके अधिकार, उसकी राइट्स, विशेषकर मतदान मतलब वोटिंग का अधिकार छीन लेना या उसे सामाजिक, राजनीतिक या कानूनी भागीदारी, पार्टिसिपेशन से वंचित कर देने को हम क्या बोलते हैं? डिसएनफ्रेंचाइजमेंट. ठीक है, जैसे लॉस ऑफ वोटिंग राइट्स बोल सकते हो, एक्सक्लूजन फ्रॉम पार्टिसिपेशन मतलब किसी भी तरह से, जैसे यहाँ पे बताया ना मैंने, सामाजिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल, लीगली, ये सब इसके जो राइट्स होते हैं एक पर्सन के पास, लोगों के पास, तो उससे वंचित हो कर देना, तो उस चीज़ को हम डिसएनफ्रेंचाइजमेंट बोलेंगे. एग्जाम्पल, मेनी पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट डिसएनफ्रेंचाइजमेंट. कई लोगों ने अधिकारहीनता का विरोध किया. ये अधिकारहीनता या अधिकारों से वंचित किसी भी सेंस में हो सकता है. यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है कि किस तरह की डिसएनफ्रेंचाइजमेंट से, पॉलिटिकल, सोशल या क्या. फाइन. अगला हमारा फ्रेज है, वो फ्रेज है डीम्स फिट. डीम्स फिट का अर्थ होता है, देखिए डीम्स का अर्थ क्या, डीम्स वर्ब होता है और फिट एक एडजेक्टिव है. तो डीम्स फिट का अर्थ होता है उचित समझना या किसी चीज को उपयुक्त मानना. उचित समझता है, उपयुक्त मानता है, सही समझता है. तो इस तरह से आप इसको एग्जाम्पल में देखिएगा किस तरह से हम यूज करेंगे. पहले डीम्स फिट का अर्थ क्या है? कंसीडर समथिंग सुइटेबल, प्रॉपर और अप्रोप्रिएट. मतलब किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी द्वारा किसी कार्य, किसी निर्णय, किसी डिसीजन या कोई भी स्टेप को अप्रोप्रिएट, उचित, सुटेबल, उपयुक्त या नेसेसरी, इम्पोर्टेंट या आवश्यक मानना. तो यह जो होता है जनरली लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग
किया जाता है, यूज किया जाता है इस फ्रेज को, वर्ब फ्रेज को, डिम्स फिट को। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इसे मिलते जुलते शब्द हो सकते हैं या फ्रेज हो सकते हैं। कंसीडर्स अप्रोप्रिएट, जजेस नेसेसरी, रिगार्ड एज सुटेबल, इस तरह से आप फ्रेज को यूज कर सकते हो। सो हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। द कमिटी एक्सेप्टेड द प्रपोजल इट डीम्ड फिट। समिति, जो कमिटी है, उसने जो उचित समझा वही प्रस्ताव स्वीकार किया। द कमिटी एक्सेप्टेड द प्रपोजल इट डीम्ड फिट, जो जिस उस कमिटी को जो सही लगा उसे एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट वर्ड इज, इट्स ये वीडियो का लास्ट वर्ड है इस वीडियो का। इट्स अ सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है पर्याप्त, या आप किसी कॉन्टेक्स्ट में महत्वपूर्ण भी बोल सकते हो, काफी बड़ा, या उल्लेखनीय, जिसे उल्लेख करना मतलब जो इंपॉर्टेंट हो इन शॉर्ट। तो कंसीडर किया जाए, कंसिडरेबल हो, सिग्निफिकेंट हो, साइजेबल भी बोल सकते हो, मीनिंगफुल बोल सकते हो, मेजर बोल सकते हो। तो सब्सटैंशियल का ये सारे जो है सिनोनिम्स हो गए। तो सब्सटैंशियल का अर्थ हो गया पर्याप्त, महत्वपूर्ण, काफी बड़ा, उल्लेखनीय, लार्ज, इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इन अमाउंट भी बोल सकते हो, इन साइज और इफेक्ट। तो ये सब्सटैंशियल मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीज से जो मात्रा, अमाउंट, साइज या इम्पैक्ट, प्रभाव या महत्व, इंपॉर्टेंस में काफी बड़ा, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट और कंसिडरेबल हो। तो इसका प्रयोग जो होता है, इस वर्ड का यूज धन, प्रॉफिट, प्रमाण, बदलाव, चेंज, किसी तरह के सपोर्ट आदि के लिए किया जाता है। इस तरह का वर्ड हम यूज करते हैं। फाइंड एग्जाम्पल देखते हैं। सब्सटैंशियल प्रोग्रेस वॉज मेड इन द प्रोजेक्ट। सब्सटैंशियल प्रोग्रेस वॉज मेड इन द प्रोजेक्ट मतलब कि परियोजना में, प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। नेक्स्ट इज रिकिंडलिंग होप्स। रिकिंडलिंग होप्स जो है ये वर्ब फ्रेज है और इसका अर्थ होता है उम्मीदों को फिर से जगाना, आशाओं को पुनर्जीवित करना। ब्रिंगिंग होप बैक आफ्टर इट हैड वीकेंड और फेडेड। जब उम्मीद टूट जाती है तो वापस से जब हम उसे जगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिकिंडलिंग होप्स। मतलब ऐसी स्थिति, ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन जिसमें किसी व्यक्ति और या कोई समाज की कमजोर पड़ चुकी आशाएं, होप्स या एक्सपेक्टेशन फिर से रिवाइव हो जाए, तो वहां पर हम रिकिंडलिंग होप्स फ्रेज का यूज करते हैं। या किसी भी पॉजिटिव इवेंट और सक्सेस या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी के कारण जनरली होता है। तो रिकिंडलिंग होप्स का अर्थ समझ में आया। एग्जाम्पल देखते हैं। द रेनफॉल रिकिंडल द फार्मर्स होप। द रेनफॉल रिकिंडल द फार्मर्स होप। बारिश ने किसानों की उम्मीदों को फिर से जगा दिया। मतलब कि अच्छा चलो बारिश हो रही है तो फसल अच्छी होंगी या खेती अच्छी होगी। तो इस तरह से तो वापस से जब आप हार जाते हो और वापस से कोई किसी तरह की कुछ वैसा सिचुएशन होता है जिससे आपकी उम्मीद जाग जाती है, तो इस तरह की उम्मीद जागने वाली इस तरह की चीज को हम क्या बोलते हैं, रिकिंडलिंग होप्स। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। सो ये हमारा आज का लास्ट फ्रेज था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।